गुड इवनिंग विद्यार्थियों। अमेरिका के संविधान का अपन अध्ययन कर रहे हैं। इससे पहले जो लेक्चर हुए अपने दो, उनमें हमने अमेरिका के संविधान का स्वरूप, स्रोत तथा इसकी विशेषताएं हमने देखी। और अब जो अपन बात करेंगे वो एक इसके फीचर्स की ही बात करेंगे, एक इसकी प्रमुख विशेषता है, या यूं कहें कि द हार्ट ऑफ द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, अमेरिकी संविधान का जो हृदय है, जो मेन आत्मा है, उसकी अपन बात करेंगे। इसको इसीलिए मैंने एक अलग से चैप्टर के रूप में डिफाइन किया आपके लिए कि अमेरिकी संविधान की आत्मा क्या है, या यूं कहें कि अमेरिकी संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, मूल ढांचा क्या है। यह है अमेरिकी संविधान और शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। विद्यार्थियों देखिए, अमेरिका के संविधान की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता जो उसे ब्रिटेन के संविधान से पृथक स्वरूप प्रदान करती है, उसमें शासन की तीन भिन्न भिन्न शक्तियों को पूर्णतया पृथक अंगों में विभाजित करना, जिसे शक्ति पृथक्करण की व्यवस्था कहा जाता है। अर्थात विधि निर्माण, क्रियान्विति तथा न्याय, इन तीनों कार्यों को पृथक पृथक रूप से संगठित संस्थाओं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका के द्वारा किया जाए, जो अमेरिका में क्रमशः कांग्रेस, राष्ट्रपति तथा सर्वोच्च न्यायालय है। साथ ही शासन की प्रक्रिया में बिखराव को रोकने के लिए शासन के तीनों अंगों को परस्पर नियंत्रण रखने की व्यवस्था भी की गई है, जिसे नियंत्रण व संतुलन का सिद्धांत कहा गया है। अमेरिका में शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत तथा नियंत्रण व संतुलन का सिद्धांत एक दूसरे के पूरक हैं। वह एक के अभाव में दूसरा संभव नहीं है। अमेरिका के संविधान निर्माता इस व्यवस्था को लोकतंत्री व्यवस्था का सबसे बड़ा आधार मानते थे। अतः वे प्राचीन काल से शासन के विभिन्न अंगों के कार्यों के बारे में चले आ रहे चिंतन से पर्याप्त प्रभावित थे। यूनानी राजनीतिक चिंतन में अरस्तु ने सरकार के तीन कार्यों, विचार विमर्श, क्रियान्विति तथा न्याय की चर्चा अपनी रचना पॉलिटिक्स में की है। रोमन कालीन राजनीतिक चिंतन में सिसरो तथा पोलिबियस ने भी सरकार के तीन अंगों की चर्चा की है। आधुनिक युग में लोक ने अपनी रचना टू ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट में न केवल सरकार के तीन अंगों की चर्चा की, अपितु सरकार में विधि निर्माण तथा क्रियान्वयन के कार्यों को एक ही संस्था को सौंपने का भी विरोध किया है। शक्ति पृथक्करण की व्याख्या मॉन्टेस्क्यू ने अपनी रचना द स्पिरिट ऑफ लॉज में की है। उसके मतानुसार सरकार में शक्तियों का केंद्रीयकरण किसी एक अंग में नहीं होना चाहिए, क्योंकि शक्तियों का केंद्रीकरण शासक को स्वेच्छाचारी बना सकता है। परिणाम स्वरूप नागरिकों की स्वतंत्रता तथा अधिकार संकट में पड़ सकते हैं। अतः शासन के पृथक कार्य पृथक अंगों के द्वारा किए जाने चाहिए तथा उन्हें अपनी अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। ब्रिटिश विधिवेत्ता ब्लैकस्टोन ने अपनी रचना कमेंट्रीज ऑन दी लॉज ऑफ इंग्लैंड में मॉन्टेस्क्यू के विचारों का समर्थन किया है। शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का व्यापक प्रभाव अमेरिकी संविधान के ऊपर पड़ा है। हरमन फाइनर ने अपने शब्दों में लिखा है, अमेरिकी संविधान निर्माताओं ने व्यापक रूप से संविधान में शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को स्वीकार किया है। यद्यपि यह स्पष्ट नहीं है कि ऐसा उन्होंने शक्ति पृथक्करण से अत्यधिक प्रभावित होने के कारण किया अथवा स्वतंत्र अमेरिकी राज्य में व्यक्तियों की स्वतंत्रता तथा संपत्ति के अधिकार की रक्षा के लिए ऐसा किया। अमेरिका के संविधान के अनुसार सरकार के विभिन्न अंगों में शासन की शक्तियों को निहित किया गया है। ये देखिए, हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि अमेरिका के संविधान में शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को किस प्रकार से इंप्लीमेंट किया गया है। अनुच्छेद 1 का खंड 1 संविधान में प्रदान की गई समस्त व्यवस्थापन से संबंधित शक्तियां कांग्रेस में निहित होगी। अर्थात अमेरिका के संविधान का अनुच्छेद 1 का खंड 1 ये कहता है कि संविधान में प्रदान की गई समस्त व्यवस्थापन से संबंधित शक्तियां कांग्रेस में निहित होगी। संविधान के अन्य खंडों में कांग्रेस के निम्न सदन, प्रतिनिधि सभा, उच्च सदन, सीनेट के निर्वाचन व संगठन का वर्णन, कांग्रेस की विधि निर्माण प्रक्रिया आदि के बारे में लिखा गया है। संविधान के अनुसार कांग्रेस में सभी विधेयक दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा ही प्रस्तुत किए जाएंगे तथा वित्त विधेयक निम्न सदन में ही प्रस्तुत किए जाएंगे।
यद्यपि सीनेट उसमें संशोधन कर सकती है। इस प्रकार अमेरिका के संविधान द्वारा विधि निर्माण की संपूर्ण शक्तियां कांग्रेस के दोनों सदनों को सौंपी गई है। संसदीय व्यवस्था के समान अमेरिकी संविधान में विधि निर्माण प्रक्रिया में संबंधित मंत्रियों की भूमिका नहीं रखी गई है। दूसरा जो इम्प्लीमेंटेशन है शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का, वो देखिए अनुच्छेद 2 का खंड 1 ये व्यवस्था करता है। संविधान का अनुच्छेद 2 अपने प्रथम खंड में सरकार की कार्यकारिणी का उल्लेख करते हुए समस्त कार्यपालिका शक्तियां अमेरिका के अध्यक्ष राष्ट्रपति में निहित करता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन स्वतंत्र रूप से 4 वर्ष के लिए निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है। इस अनुच्छेद में विभिन्न खंडों में राष्ट्रपति के अधिकारों की चर्चा की गई है। राष्ट्रपति से यह अपेक्षा की गई है कि वह समय समय पर महत्वपूर्ण मामलों में कांग्रेस को संदेश भेजता रहेगा तथा आवश्यकता पड़ने पर संसद का संयुक्त अधिवेशन भी बुला सकता है। इस प्रकार संविधान के द्वारा कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित की गई है। संविधान का अनुच्छेद 3 का खंड 1 यह व्यवस्था करता है कि अमेरिका के संविधान के द्वारा पृथक व स्वतंत्र रूप से सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई है। न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा सीनेट की अनुमति से की जाती है। इस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार की चर्चा की गई है। इस प्रकार अमेरिका के संविधान के प्रथम 3 अनुच्छेदों में सरकार के 3 प्रमुख अंगों के स्वरूप व कार्यों का वर्णन स्पष्ट रूप से किया गया है ताकि विभिन्न शासनांगों के क्षेत्राधिकार में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न न हो। व्यवहारिक स्तर पर अमेरिका के संविधान में शक्ति पृथक्करण की व्यवस्था से शासन प्रणाली में अग्रलिखित विशेषताएं दृष्टिगोचर होती है। इस प्रकार से ये अमेरिका के संविधान में जो शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है इन 3 अनुच्छेदों के प्रथम खंडों के अंतर्गत दिया गया है, जो कि तीनों जो फंक्शनिंग है व्यवस्थापिका की, कार्यपालिका की और न्यायपालिका की, इनकी एक संवैधानिक व्यवस्था करता है। अब थोड़ा अपन ये देखने का प्रयास करेंगे कि अमेरिका के अंतर्गत शक्ति पृथक्करण का जो सिद्धांत है उसका व्यवहारिक क्या स्वरूप है। देखिए, पहला है व्यवहारिक स्वरूप में शासनांगों का प्रत्येक चयन व निर्वाचन। शासन का सर्वाधिक विशाल अंग कांग्रेस के सदस्यों का निर्वाचन जनता के द्वारा किया जाता है। प्रतिनिधि सभा के सदस्य 2 वर्ष के लिए, सीनेट के सदस्य 6 वर्ष के लिए तथा राष्ट्रपति 4 वर्ष के लिए चुना जाता है। इस प्रकार अमेरिका में यह संभव है कि कांग्रेस के विभिन्न सदनों में एक दल को बहुमत प्राप्त हो तथा राष्ट्रपति स्वयं दूसरे दल का हो। ऐसी स्थिति में कांग्रेस तथा राष्ट्रपति के मध्य सामंजस्य बनाए रखना कठिन हो जाता है। शासन के एक ही अंग की सदस्यता की व्यवस्था। अमेरिका में शासन के तीनों अंगों कांग्रेस, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका की सदस्यता पृथक पृथक रखी गई है। संसदीय व्यवस्था में सांसद व्यवस्थापिका के सदस्य होते हुए मंत्रिमंडल के सदस्य बनते हैं, किंतु अमेरिका में इस प्रकार की दोहरी सदस्यता का निषेध किया गया है। राष्ट्रपति के कैबिनेट सचिव कांग्रेस के सदस्य नहीं रह सकते। इस विभाजन के पीछे यही मान्यता है कि कांग्रेस के सदस्य मात्र विधि निर्माण तक स्वयं को सीमित रखें। राष्ट्रपति व उसकी परिषद के सदस्य नीतियां क्रियान्वित करने तक तथा न्यायपालिका न्याय की प्रक्रिया तक सीमित रहे। इस प्रकार कार्य विभाजन के साथ कार्य विशेषीकरण के सिद्धांत को भी स्वीकार किया गया है। विभिन्न अंगों के सदस्यों के उत्तरदायित्व इस संबंध में भिन्नता। शासन के तीनों अंगों के सदस्यों का चूंकि भिन्न कार्य क्षेत्र है, अतः वे स्वयं को अपने कार्य के लिए उत्तरदायी मानते हैं। यथा कांग्रेस में प्रतिनिधि सदन के सदस्य अपने क्षेत्र के मतदाताओं के प्रति, सीनेट के सदस्य अपने राज्य के प्रति तथा राष्ट्रपति स्वयं को पूर्ण राष्ट्र के प्रति उत्तरदायी मानता है। न्यायाधीश स्वयं को संविधान के प्रति उत्तरदायी समझता है। संविधान के द्वारा सरकार के विभिन्न अंगों का उत्तरदायित्व स्थापित कर दिया गया है तथा प्रथम दृष्टि में विभिन्न अंगों की शासन प्रणाली में निश्चित भूमिका के बारे में अस्पष्टता तथा विवाद की संभावना नहीं है। इस प्रकार ये देखिए, ये इसका व्यवहारिक रूप है। अब विद्यार्थियों, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत तो इंप्लीमेंट कर दिया अमेरिका में, बहुत अच्छे से इंप्लीमेंट कर दिया, लेकिन इसकी कुछ सीमाएं भी है, उसके ऊपर भी अपन थोड़ा सा
दृष्टिपात कर लें, ज्यादा अच्छा रहेगा अपने लिए समझने के लिए। संविधान निर्माता ये मानते थे कि शासन के तीनों अंगों में पृथक्करण के साथ साथ परस्पर नियंत्रण का होना आवश्यक है ताकि शासन में बिखराव नहीं आए। इसलिए संविधान में सरकार के अंगों में परस्पर नियंत्रण की व्यवस्था की गई है। शक्ति पृथक्करण की अन्य आलोचना उन लोगों के द्वारा की जाती है जो ये मानते हैं कि व्यवस्थापिका तथा कार्यपालिका में निकट संबंध व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए खतरा नहीं बनते। इस संदर्भ में ब्रिटेन की संसदीय व्यवस्था का उल्लेख किया जाता है। व्यवहारिक तौर पर राष्ट्रपति तथा कांग्रेस के मध्य शक्तियों के लिए संघर्ष होता रहता है, विशेषतः जब राष्ट्रपति जिस दल का हो कांग्रेस में उसे बहुमत प्राप्त न हो। इस प्रकार कांग्रेस तथा राष्ट्रपति में सहयोग का अभाव शासन प्रक्रिया को धीमा कर देता है। ये एक डिमेरिट है, इसका सेपरेशन ऑफ पावर की जो थ्योरी है अमेरिका के अंतर्गत, उसका ये डिमेरिट है। इन सीमाओं के बावजूद संविधान निर्माताओं द्वारा प्रतिपादित नियंत्रण व संतुलन की व्यवस्था ने तथा दलीय व्यवस्था के विकास ने पर्याप्त सीमा तक शक्ति पृथक्करण के बावजूद अमेरिका की सरकार के तीनों अंगों को सुचारू रूप से कार्य करने के योग्य बना दिया है। इस प्रकार विद्यार्थियों, ये आपका सेपरेशन ऑफ पावर की जो थ्योरी है अमेरिकी कॉन्स्टिट्यूशन में, इसको किस प्रकार से इम्प्लीमेंट किया गया है और इसकी क्या इसकी लिमिटेशंस है, इसके ऊपर बात हो गई। आप मुख्य रूप से यही मान के चलिए कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी ये सरकार के तीन अंग हैं और अमेरिका के अंतर्गत इन तीनों को बिल्कुल अलग अलग रखा गया है। जैसे भारत के अंतर्गत अपने बंदे चुन के जाते हैं लेजिस्लेचर के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और बन जाते हैं वो एग्जीक्यूटिव के मेंबर, एग्जीक्यूटिव के मंत्री बन जाते हैं। अपने यहाँ सुप्रीम कोर्ट अलग है थोड़ा सा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में भी जो चयन का जो तरीका है वो बड़ा दोषपूर्ण है अपने यहाँ पे। क्यों अखिल भारतीय न्यायिक सेवा की स्थापना क्यों नहीं होती अपने यहाँ पे? जब हम ईमानदारी से करते हैं तो प्रॉपर अखिल भारतीय न्यायिक सेवा की स्थापना, हाई कोर्ट में कोई जज बन गया मान लीजिए, कोई वकील जो सरकार की, राज्य सरकार की, मतलब एक तरीके से उसकी बात करता है, उस विचारधारा का है, उसको हाई कोर्ट में जज बना दिया, फिर हाई कोर्ट से प्रमोशन करके उसको सुप्रीम कोर्ट में बना दिया। ऐसे ये तो तरीका नहीं है ना। आप जब अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा है, अखिल भारतीय पुलिस सेवा है, अखिल भारतीय राजस्व सेवा है, अखिल भारतीय विदेश सेवा है, तो इसी प्रकार से अखिल भारतीय न्यायिक सेवा भी बनाओ ना आप। उसके अंतर्गत जो बने वो जज बने, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बने, कहाँ दिक्कत है? तो इसको अपने सुधारने की आवश्यकता है और यही तभी अपना संविधान सही मायने में लागू हो पाएगा। ठीक है विद्यार्थियों, थैंक यू वेरी मच।